Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is acid, base and salt. Okay, let's start. In this video we are discussing about the acid rain. What is the acid rain? When the amount of the acid is excess, then it is called acid rain. अगर हमारे रेन में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे. वैसे तो हमारे रेन में जो एसिड की अमाउंट है वो मैक्सिमम नॉर्मल रहती है, मैक्सिमम मान लो 5 to 6 रहती है, लेकिन 5 to 6 से ज़्यादा अगर वो कम हो जाए, 5 to 6 से कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे. या 5 to 6 छोड़ो, अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी. आप ये बात समझो कि हमारे रेन जो रेन वाटर होता है उसमें जो एसिड की अमाउंट होती है, एसिड अमाउंट जो प्रेजेंट रहती है वो कितनी प्रेजेंट रहती है? लिटिल अमाउंट प्रेजेंट रहती है. लिटिल अमाउंट एसिड की प्रेजेंट रहती है. लेकिन जब इस एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसिड रेन. एसिड रेन कब? जब एसिड की अमाउंट एक्सेस हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उसको तो हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन. मैंने यहाँ ये लिखा है, रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन. अगर रेन में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे. तो रेन बिकम एसिडिक. अब ये जो रेन है ये एसिडिक क्यों हो जाती है? किसकी वजह से होती है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज़ होते हैं उनकी वजह से जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है. अब वो पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब ये पॉल्यूटेंट आते कहाँ से हैं? जो व्हीकल से एग्जॉस्ट निकलता है उनसे ये आ जाते हैं ना. और भी बहुत सारे जो एग्जॉस्ट है इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली रिलीज होते रहते हैं. और वो रिलीज कौन कौन से, वो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो कौन कौन से रिलीज होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आपके इन्वायरमेंट में कौन कौन से पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं जो एसिड रेन के लिए पॉसिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. इसके बाद हम देखें कि ये जो पॉल्यूटेंट है ये एसिड रेन क्यों करते हैं, मतलब कैसे इनसे एसिड प्रोड्यूस होता है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई भी रेन है, हमारे जो रेन हो रही है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बोनिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड अगर मिक्स हो रही है रेन में तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर एसिड रेन में मिक्स हो रही है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? नाइट्रिक एसिड. देखो सबके नेम के पीछे क्या लिखा हुआ है? एसिड लिखा हुआ है. इसका मतलब ये कैसे होंगे? तीनों के तीनों, ये तीनों की तीनों कैसे हैं? एसिड हैं. ठीक है. और ये वाले क्या हैं? हमारे पॉल्यूटेंट है जो कि किससे आए? व्हीकल एग्जॉस्ट से. पॉल्यूटेंट जो कि किससे आए? व्हीकल एग्जॉस्ट से. ठीक है. जब ये रेन वाटर में जाके मिक्स होंगे तो हमें ये एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं. और ये एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है. अब वो डैमेज क्या हो सकता है? बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, एक्वेटिक लाइफ्स को, प्लांट्स को एंड एनिमल्स को. बिल्डिंग को मैंने आपको बताया था एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो आपकी स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है. अब देखो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड, तीन एसिड जो कि कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है. जब वो किसी बिल्डिंग पे गिरेंगे या किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में जाकर गिरेंगे तो क्या होगा? उनकी शाइनिंग खत्म होती जाएगी धीरे धीरे. आपने सुना होगा जो ताजमहल है उसकी शाइनिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है. वो कम क्यों हो रही है? क्योंकि कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट में ये पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर है. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है. ठीक है. इन पॉल्यूटेंट की वजह से जब वो रेन में जाके मिक्स होंगे तो रेन में मिक्स होने से ये सब एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं. और एसिड भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. ठीक है. जिसकी वजह से ताजमहल की जो शाइनिंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. उसकी जो रेन की ड्रॉप्स है वो ताजमहल पे गिरेगी जिससे उसकी शाइनिंग कम होती जा रही है. ठीक है. एक्वेटिक लाइफ्स को, अब रेन वाटर होगी,
रेन का जो वाटर होगा वो पॉन्ड्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, सभी जगह जाएगा जिसमें क्या रह रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं, तो उनकी लाइफ को भी नुकसान होगा क्योंकि वो एक तरह से क्या ले रहे हैं, एसिड इनटेक करेंगे, है ना, एसिड इनटेक करेंगे तो उनकी लाइफ को भी खतरा हो जाएगा। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनको भी नुकसान होगा। ठीक है, तो ये एसिड रेन के कुछ कॉजेज थे, आपको समझ में आ गया। एसिड रेन क्या होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ एसिड इज एक्सेस देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन, द रेन बिकम एसिड। अब ये एसिडिक क्यों होती है रेन, कि पॉल्यूटेंट की वजह से। कौन कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब ये रेन ड्रॉप में जाके मिक्स होते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। डैमेज किन किन को होता है, बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, एक्वेटिक लाइफ को, प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि जब लिटमस पेपर होता है वो क्या करता है, एसिड को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जब बेस ऐड करते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है। ये हमने देख लिया। क्या होगा अगर हम एसिड और बेस को दोनों को आपस में मिक्स कर दें, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। अभी बताऊंगी मैं कैसे मिलेगा। ठीक है, और ये जो सॉल्ट होता है ये कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि ना तो एसिड ना बेस, मतलब जब हम एसिड को बेस में मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इफेक्ट को कैंसिल आउट करने का मतलब ना तो वो एसिड रहा ना वो बेस रहा, कैसा सॉल्यूशन हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर किसी में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो हमें उतने ही अमाउंट में बेस ऐड करना होगा और हमें सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो एक मैंने आपको ये बात भी बताई थी, इंडिकेटर 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हमने लिटमस पेपर पढ़ा, टर्मरिक पढ़ा और चाइना रोज पेटल्स पढ़ा। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मैंने एक नाम लिखा था फिनोफ्थलीन। अब ये फिनोफ्थलीन क्या होता है, ये फिनोफ्थलीन एक लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। और जब भी हमें इसे ऐड करना होता है तो हम इसे ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा एक ढक्कन डाल दिया उसके अंदर, नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालेंगे, एसिड के अंदर डाल रहे हैं, आपका बीकर है, ये बीकर के अंदर एसिड फिल है। ठीक है, और उस एसिड के अंदर आपने 2-3 ड्रॉप्स डाल दी, किसकी, फिनोफ्थलीन की, तो आपको कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। उसको स्टिर करोगे, स्टिर करने के बाद आपको कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होगा, आपको कोई भी कलर नहीं मिला, इसका मतलब वो कैसा है, एसिडिक है। और अगर आप बेस लेते हो, बेस में अगर आप फिनोफ्थलीन की ड्रॉप्स डालते हो तो उसको स्टिर करते हो, स्टिर करने के बाद आपको पिंक कलर मिल जाएगा। अब ये पिंक कलर मिलने का मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, बेस। इसका मतलब जब भी हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड करेंगे एसिड में तो वो कलरलेस होगा, बेस में ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर दे देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसकी कलर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। पिंक कलर आ जाए तो बेस, कलरलेस आए तो वो एसिड। मान लो अगर ये बेस है, मैंने और इसके अंदर बेस ऐड कर दिया, या मैंने और फिनोफ्थलीन की ड्रॉप्स ऐड कर दी और बेस ऐड कर दिया, तो ये डार्क होता जाएगा। ये पिंक कलर कैसा होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। जितना ज़्यादा बेस ऐड करते जाओगे उतना ज़्यादा ये डार्क होता जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी आपको इतनी बात समझनी है कि जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है वो एसिड में तो कलरलेस होगा, मतलब अगर पिंक कलर देगा तो वो बेसिक होगा। इतनी बात आपको समझनी है। अब आगे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। ठीक है, कंटेनर मान लो या फिर एक बीकर मान लो, बीकर लेनी है आपको इस तरह से। ठीक है, ये बीकर लिया आपने, इस बीकर के अंदर आपने फिल कर दिया एसिड। क्या फिल कर दिया, एसिड। अब इसके अंदर आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स डाला। क्या ऐड किया आपने, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन
इंडिकेटर ऐड किया। जब आपने फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर किया उसके बाद इसको स्टिर किया, ठीक है, शेक किया, इसको शेक देम, शेक करने के बाद आपको कोई भी कलर नहीं मिला, कलरलेस ऑब्टेन हुआ। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। कलरलेस ऑब्टेन हुआ है और जब कलरलेस ऑब्टेन हो वो सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, अब ये एसिडिक था, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर बेस ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? बेस। मान लो एसिड मैंने इसके अंदर ऐड किया 5 ml, कितना ऐड किया है? 5 ml, और बेस मैंने ऐड कर दिया 2 ml। जब मैंने इसके अंदर बेस 2 ml डाला तो मेरे पास तब भी कोई फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर मैंने दोबारा से डाला, तब भी मेरे को कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। अब आप बताओ मेरे को कोई कलर चेंज ऑब्जर्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ एसिड की अमाउंट कितनी है? 5 ml, और बेस की अमाउंट कितनी है? 2 ml। बताओ अमाउंट किसकी ज़्यादा है? एसिड की ज़्यादा है। ठीक है, अभी अमाउंट किसकी ज़्यादा है? एसिड की अमाउंट ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? बेस के कंपैरिजन में। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जितना मर्जी फिनोल्फ्थालीन ऐड कर दो आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। अब मान लो मैंने इसके अंदर 3 ml बेस और ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया? 5 ml। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 5 ml। अब बताओ दोनों की अमाउंट सेम हो गई क्या? यस हो गई। जब मैंने इसके अंदर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाला तब भी मेरे को कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। आप बोलोगे मैम कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। नहीं, अमाउंट तो दोनों की सेम डाली है। अमाउंट कितनी डाली है मैंने? ये तो हमारा फर्स्ट केस था। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ है? एसिड की अमाउंट कितनी ली है? 5 ml। बेस की अमाउंट कितनी ली है? 5 ml। दोनों की अमाउंट कैसी हो गई? सेम हो गई। ठीक है, जब दोनों की अमाउंट सेम हो गई तब भी हमें कोई कलर नहीं मिला, कलरलेस। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब हमें ये पता चल गया जब भी हम एसिड को और बेस को सेम अमाउंट में मिक्स करें तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ कलरलेस ऑब्टेन हुआ है, वो कलरलेस किसकी वजह से ऑब्टेन हुआ है? क्योंकि दोनों की अमाउंट सेम हो गई। यहाँ दोनों की अमाउंट सेम नहीं थी, यहाँ एसिड की अमाउंट कितनी थी? 5 ml, और यहाँ बेस की अमाउंट कितनी थी? 2 ml। यहाँ एसिड की अमाउंट ज़्यादा थी इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक था, इसलिए हमें सॉल्यूशन जो कलरलेस मिला था। लेकिन यहाँ अमाउंट तो सेम है। ठीक है, अब अमाउंट सेम है फिर भी हमें कलरलेस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो यहाँ मैंने यही बात लिखी, जब एसिड और बेस को हम सेम अमाउंट में मिक्स करें, ये बात ध्यान देना, सेम अमाउंट बोल रही हूँ मैं, सेम अमाउंट में मिक्स करें तो हमें क्या मिलता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है। और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होता है? सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसा होगा? वो सॉल्ट होगा और वाटर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? उस न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 2 ml बेस और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 2 ml बेस और ऐड कर दिया। बताओ अब ये कितना ml हो गया? एक बार 2 ml किया, एक बार 3 ml ऐड किया। अब बताओ ये कितना ml हो गया? 7 ml हो गया अब ये टोटल। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम एसिड की अमाउंट कितनी है? 5 ml। बेस की अमाउंट कितनी है? 7 ml। ठीक है, अब बताओ अमाउंट किसकी ज़्यादा हो गई? आप बोलोगे बेस की अमाउंट ज़्यादा हो गई। यस, बिल्कुल हो गई। और आपको पता है बेस जब अभी ये देखो, बेस की अमाउंट ज़्यादा हो गई। अब जब हमने फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड किया, एक ड्रॉप उसकी फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की ऐड की, उसको शेक किया तो हमें पिंक कलर ऑब्जर्व हुआ। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया?
बेसिक हो गया। यहाँ यही लिखा है कि जब वो पिंक कलर दे तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। यहाँ अमाउंट किसकी ज़्यादा हो गई, बेस की ज़्यादा हो गई, इसीलिए हमें पिंक कलर मिला है। इसका मतलब वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमें कैसा मिल गया, बेसिक सॉल्यूशन मिल गया। फर्स्ट केस में हमने एसिड की अमाउंट ज़्यादा कर दी थी, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो सॉल्यूशन उसी की तरह काम करेगा। या अमाउंट किसकी ज़्यादा थी, एसिड की ज़्यादा थी, तो अब ये सॉल्यूशन किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। यहाँ अमाउंट किसकी ज़्यादा है, बेस की ज़्यादा है, तो यानी कि ये सॉल्यूशन किसकी तरह काम करेगा, अब बेसिक की तरह काम करेगा। यहाँ दोनों की अमाउंट कैसी है, सेम है, यानी कि ये सॉल्यूशन किसकी तरह काम करेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस में मैंने क्या किया, एसिड की अमाउंट मैंने उतनी रखी 5 ml और बेस मैंने और ऐड कर दिया। मान लो मैंने 15 ml बेस ऐड कर दिया, टोटल 15 ml मैंने बेस ऐड कर दिया, तो अब भी अमाउंट किसकी ज़्यादा है, बेस की ज़्यादा है, किससे, एसिड के। लेकिन अब मेरे को डार्क पिंक कलर मिल गया, और ये डार्क पिंक कलर मिलने का मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, मोर बेसिक है। मैंने बताया था जितना ज़्यादा पिंक कलर आएगा, जितना ज़्यादा डार्क पिंक कलर आएगा, उसमें बेस की अमाउंट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ क्योंकि मेरे को डार्क पिंक मिला है, इसका मतलब जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, मोर बेसिक। बात समझ में आ गई। डार्क पिंक कलर ऑब्जर्व होने का मतलब जो सॉल्यूशन है हमारा कैसा है, मोर बेसिक है। ठीक है, अब हम फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में आपको क्या करना है, मान लो 15 ml हो गया ना बेस हमारा, बेस हमारा हो गया 15 ml। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया एसिड, टोटल 20 ml। अब बताओ किसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई, एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई, एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई, किससे, बेस से। जब मैंने इसके अंदर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड किया तो जो मेरा डार्क पिंक कलर ऑब्जर्व हुआ था, वहाँ मेरे को कौन सा कलर ऑब्जर्व हुआ, डार्क पिंक कलर ऑब्जर्व हुआ। तो यहाँ मेरे को अब कैसा कलर ऑब्जर्व हो गया, कलरलेस। बताओ कलरलेस क्यों ऑब्टेन हुआ, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, अब एसिड, क्योंकि यहाँ अमाउंट किसकी ज़्यादा है, एसिड की ज़्यादा है। जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो सॉल्यूशन उसी की तरह काम करता है। तो यहाँ एसिड की अमाउंट ज़्यादा है तो ये सॉल्यूशन किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। अब ये एसिड की तरह काम करेगा तो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड करने के बाद ये कलरलेस ऑब्टेन होगा। तो इसलिए जब हमें पहले डार्क पिंक कलर मिला था वो पूरा का पूरा डार्क पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर क्यों हुआ, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो गया इसलिए। ठीक है, अगर आप फिर से इसके अंदर बेस की अमाउंट ज़्यादा कर दो, एसिड की अमाउंट कम कर दो, तो फिर से आपका सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा। जितना ज़्यादा बेस ऐड करते जाओगे उतना ज़्यादा डार्क पिंक कलर होता जाएगा। अगर आप एसिड की अमाउंट ज़्यादा कर दोगे, सॉल्यूशन को एसिडिक बना दोगे, तो आपका सॉल्यूशन का कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों की अमाउंट ही सेम कर दोगे तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और दोनों की अमाउंट भी, अब न्यूट्रल सॉल्यूशन की कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन लिख लो यहाँ हेडिंग डाल के कि न्यूट्रल सॉल्यूशन कंडीशन। क्या कंडीशन होगी, लिख लो, अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस मस्ट बी सेम और नेचर ऑफ एसिड एंड बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या है, दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मान लो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया और बेस वीक हो गया तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। या एसिड कैसा था, एसिड की अमाउंट ज़्यादा थी, बेस की अमाउंट कम थी, यानी कि ये एसिड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया यानी कि ये कलरलेस देगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर अपन बात करें HCl
और H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की। तो किंग ऑफ एसिड कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो दोनों की जो अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए और दोनों का नेचर भी कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसका नेचर, मान लो एक का नेचर स्ट्रॉन्ग है और एक का नेचर वीक है, तो जिसका नेचर स्ट्रॉन्ग होगा ना, मान लो इस एसिड का नेचर स्ट्रॉन्ग है तो हमें सॉल्यूशन भी कैसा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा, ना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मान लो बेस स्ट्रॉन्ग लिया हमने और एसिड वीक ले लिया तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? बेसिक मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कि दोनों की अमाउंट भी सेम होना चाहिए, नेचर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक का भी मतलब मैंने आपको बता दिया, ये अमाउंट लेकर मैंने आपको मतलब बता दिया। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी टॉपिक भी यहीं खत्म होता है। अब हम इसको एक राइटअप दे देते हैं कि आपको लिखना कैसे है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो हमने अभी देख लिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आप इसको राइटअप कर लीजिए। मैंने क्या लिखा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द एसिड प्लस बेस, देन दोनों कंबाइन होंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर ये मिलेगा हमें। और ये सॉल्ट कैसा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कब जब भी एसिड और बेस दोनों कंबाइन होंगे तो हम एक सॉल्ट का फॉर्मेशन देंगे और वो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। वो न्यूट्रल कैसा हो? क्यों होगा? क्योंकि एसिड और बेस अपने इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। यहाँ सॉल्ट एंड वाटर बने ना, प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब ये इवोल्यूशन ऑफ हीट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब इसमें कहीं ना कहीं हीट इवॉल्व हो रही है। हीट इवॉल्व यानी हीट निकल रही है। जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होगी ना, आप क्या करना, एक बीकर में एसिड ले लेना और उसी के अंदर मान लो आपने 5 ml एसिड ले लिया, उसी के अंदर बेस लेना और वो भी कितना लेना है अपन को? सेम अमाउंट में लेनी है। मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगी? जब अमाउंट सेम होगी। तो आपको बेस भी कितना लेना है? 5 ml लेना है। ठीक है, जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो फटाफट से उस बीकर पे हाथ लगा के देखना, वो जो जिस भी कंटेनर में आपने डाला है, जैसे बेस मिक्स करोगे वैसे ही आप उसको हाथ लगा के देखना, या फिर बेस डाल दी उसको थोड़ा सा स्टिर करना। स्टिर करने के बाद आप बीकर को हाथ लगाओगे तो आप देखोगे बहुत गरम गरम फील होगा, वार्म फील होगा। अब वो वार्म फील क्यों हुआ? इस हीट के कारण, क्योंकि जब भी एसिड और बेस दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो उसमें हीट निकलती है, उसमें हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो गई, इसीलिए हमें ये जो कंटेनर था ये हमें कैसा फील हुआ? वार्म फील हुआ। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब मैंने यहाँ ये रिएक्शन भी लिख दी, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इज डिसॉल्व्ड। मतलब इधर की साइड लिखा है ना, मैंने इधर की साइड लिखा है, एरो की इधर की साइड लिखते तो मतलब हीट निकल रही है। अगर मैं एरो के इधर की साइड हीट लिखती तो इसका मतलब मैं हीट दे रही हूँ, इसका मतलब मैं एसिड और बेस को बर्नर पे रख रही हूँ, गैस पे रख रही हूँ। मैं इधर की साइड लिखने का मतलब ये था, लेकिन अब मैंने हीट कहाँ लिखी है? इस एरो के इधर वाली साइड में लिखी है। इसका मतलब हीट हमारी निकल रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक रिएक्शन देखो, ये तो आपने देख लिया कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। अब हम एक रिएक्शन देख लें। अब जब रिएक्शन देखेंगे उसमें दोनों की अमाउंट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। किसकी? एसिड और बेस की, दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए, प्लस वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैंने ये भी बात आपको बताई है। ठीक है, HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैंने बेस कौन सा ले लिया? NaOH जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ इनकी अमाउंट कितनी है? 1 अमाउंट है। इनके आगे कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब इनकी अमाउंट कितनी हो गई? 1 अमाउंट हो गई। जब दोनों को रिएक्ट करवाए तो हमें क्या मिला? इसका ये वाला Na और इसका ये वाला क्लोरीन, दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए और हमें क्या मिल गया? सॉल्ट मिल गया। प्लस देखो ये वाला HO, एक सेकंड में यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ इसको जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। HCl प्लस NaOH। ओके, मैंने क्या किया? ये Na और ये Cl दोनों कंबाइन करा दिए।
ठीक है। उसके बाद ये वाला OH और ये वाला H कंबाइन होंगे। अब ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा, HOH। ये कितने H है, 2H है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ H2O। इस H2 का मतलब क्या है, H यहाँ पे H कितने नंबर में है, 2 नंबर में है। या इसके पैरों में 2 लिखने का ये मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 है। तो ये H2O को हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने इस Na के साथ इस Cl को अटैच क्यों किया, देखो कोई भी फॉर्मूला होता है ना, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे ही ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिखा है ना, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो OH लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है। वैसे ये H लिखा हुआ है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और ये क्लोरीन लिखा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे, अट्रैक्ट होते हैं, या पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। आपने अगर मैग्नेट देखी हो तो मैग्नेट का अगर हम फ्रंट वाला जो कॉर्नर है उसके पास लेके जाते हैं तो वो एक अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन हम उसको उल्टी करके लेके जाते हैं, रिवर्स कर दे उस मैग्नेट को, तो वो रिपेल करते हैं। तो वो रिपेल क्यों करते हैं और अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नेट में एक कॉर्नर पॉजिटिव होता है और एक कॉर्नर नेगेटिव होता है। और वैसे ही दूसरी मैग्नेट में भी एक कॉर्नर पॉजिटिव होगा और दूसरा कॉर्नर नेगेटिव होगा। जब हम पॉजिटिव वाले को आपस में पास में लेके आते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे आप इसके पास लेके जाओगे ना, दूर भागेगी, आपने देखा भी होगा करके। ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, ये मैग्नेट है दूसरी वाली, जब आप इस पॉजिटिव के पास ये वाला नेगेटिव साइन वाली मैग्नेट लेके जाते हो, मतलब मैग्नेट को उल्टी कर देते हो आप, तब ये वाला नेगेटिव साइन इधर आके अब ये इससे कनेक्ट हो जाती है, मतलब इसके साथ जुड़ गई, इससे अट्रैक्ट हो गई। तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम साइन वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट साइन वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, ये पॉजिटिव वाला क्या इस वाले पॉजिटिव से अटैच होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा साइन है, पॉजिटिव। सेम साइन वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। अब ये वाला देखो, क्या ये Na इस Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव साइन और इसके ऊपर नेगेटिव साइन, और हमने देखा कि अपोजिट साइन वाले एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बना हमें, NaCl। ठीक है। वैसे ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव जुड़ जाएंगे, हमें क्या मिल गया, H2O, यानी कि वाटर। ये हमारी कैसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि हमें क्या फॉर्म हुआ है, सॉल्ट फॉर्म हुआ है और वाटर फॉर्म हुआ है। ठीक है। जिसमें भी सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा वो कैसे रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। कंडीशन ये है कि जो हमने एसिड और बेस लिया है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। अगर वो वीक है, उसमें सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट बनेगा उसमें भी, लेकिन वो सॉल्ट कैसा होगा, मान लो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मतलब, मान लो मैंने ये 10 ml ले लिया और ये 5 ml ले लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल करके बताया, तो बताओ स्ट्रॉन्ग कौन होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ हमें सॉल्ट मिलेगा, वो भी कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि अपने सॉल्यूशन में एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन भी हमें एसिड का ही मिलेगा ज़्यादा। अब वो न्यूट्रल तो हो नहीं सकता, क्योंकि एसिड ज़्यादा हो गया और बेस कम हो गया। न्यूट्रल रिएक्शन के लिए दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए थी, क्यों अब यहाँ तो अमाउंट सेम है ही नहीं, इसलिए हमें जो सॉल्ट मिला वो एसिडिक मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि दोनों की अमाउंट भी सेम होनी चाहिए और दोनों कैसे होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। एक बात बताओ, अगर एसिड कहीं भी एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करोगे, आपको उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर बेस मिक्स कर दोगे। और कितना बेस मिक्स करोगे, जितनी एसिडिटी या जितना एसिड
ज़्यादा हुआ है, मान लो 10 ml एसिड ज़्यादा हो गया, तो आप कितना बेस ऐड करोगे, 10 ml ही बेस ऐड करोगे। और वो 10 ml बेस ऐड क्यों किया, ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे। अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, इंडाइजेशन। आपको पता है, आपने चैप्टर में पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, पढ़ा है ना। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में, ठीक है। अब ये जो HCl है ये किसका काम कर रहा था, डाइजेशन का काम कर रहा था। अगर आपने ह्यूमन वाला जो चैप्टर था वो अच्छे से समझा हो तो आपको पता है हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट रहता है, और HCl किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन इस HCl की अमाउंट ज़्यादा हो जाए हमारे स्टमक में, ये जो इतना एसिड तो बनेगा, अब जो मैक्सिमम अमाउंट है इसकी उतना तो बनेगा ही बनेगा, और उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, जो हमारे स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट रहता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, किसको, HCl की अमाउंट को। लेकिन हमारे स्टमक में जब HCl की अमाउंट ही ज़्यादा हो जाए, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ना होकर उससे ज़्यादा बनने लग जाए, तो हमें क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। और एसिडिटी की होने की वजह से हमें स्टमक पेन होता है या और भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आपने देखा होगा ना, कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन होता है, या आप ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हो, फास्ट फूड खा लेते हो, तो आपके स्टमक में पेन होने लग जाता है। तो वो किस कारण होता है, क्योंकि आपको एसिडिटी हो जाती है, आपके स्टमक में HCl की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई। अब HCl की अमाउंट, HCl कैसा है, एक एसिड है, एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है, किसी भी चीज को न्यूट्रल करने के लिए, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस चाहिए, बेस को न्यूट्रल करने के लिए एसिड चाहिए। तो यहाँ एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, बेस लेंगे, हम बेस को इनटेक करेंगे। आपको पता है जब आपको एसिडिटी हो जाती है या आपके घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है तो इनो लेते हैं। अब वो इनो क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई। HCl कैसा एक एसिड, और जो इनो होता है ना वो बेस होता है। इनो कैसा होता है, बेस होता है। और जब हम इनो को इनटेक कर लेते हैं तो हमारे स्टमक में जितनी भी HCl की एक्सेस अमाउंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, यानी ये जो इनो है जो कि बेस है वो इस एसिड की अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमें हमारा स्टमक पेन सही हो जाता है, ठीक है। अब वैसे अगर हम इनो की बात करें तो हम इनो भी ले सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो हमें सॉरी डॉक्टर लेने के लिए बोलते हैं, वो कौन सी चीज़ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सी चीज़ है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ मैं दोबारा लिख रही हूँ, HCl जो कि किस में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है। और ये एंटा एसिड क्या होता है, HCl एंटा एसिड एक तरह से बेस को बोला है, किसको बोला है, बेस को, ठीक है। मतलब HCl की अमाउंट ज़्यादा हो गई, HCl की अमाउंट को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटा एसिड चाहिए, और एंटा एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और डॉक्टर हमें किसकी एडवाइस देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, ये हमें एडवाइस देते हैं पीने के लिए। जो क्या करता है, ये कैसा है, एंटा एसिड है। एंटा एसिड यानी कि ये एक बेस है। जब हम बेस ले लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अपने अंदर इनटेक कर लेंगे तो HCl की एक्सेस अमाउंट कम हो जाएगी और हमारा स्टमक पेन ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट यूज है, आंट बाइट, ठीक है। कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके बाइट में एसिड प्रेजेंट होता है, और वो एसिड प्रेजेंट कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड कैसा है, एसिडिक है, इसके नाम के आगे एसिड लिखा हुआ है, एसिड है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। अगेन वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब वो बेस कौन सा लेंगे, आपने देखा होगा कई बार आपको अगर कोई इंसेक्ट या आंट बाइट कर जाए तो आपको बहुत पेन या जलन सी फील होती है, ठीक है, इरिटेशन सी लगती है। तो उस इरिटेशन को कम करने के लिए आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा लेकर आते हो, उसको उस जहाँ पर भी उसने बाइट की है
वहाँ उसको रब कर देते हो। रब करने के बाद आपकी इरिटेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो वो बेकिंग सोडा ही क्यों रब किया, क्योंकि ये कैसा है बेस है, और ये फॉर्मिक एसिड कैसा था, एसिड था, और दोनों कंबाइन होकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे कि हमें इरिटेशन फील नहीं होगी। अगेन ये न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है सॉइल ट्रीटमेंट। मतलब अगर आपको पता है कि हमारी सॉइल जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, अगर उस सॉइल में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए या फिर बेसिक की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लांट की उस ग्रोथ को ठीक रखने के लिए सॉइल में एसिड और बेस की अमाउंट बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे सॉइल में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो आपको क्या ऐड करना होगा, जल्दी से बताओ मेरे को, बेस ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हुआ है सॉइल में, वो जो बेस है वो उस एसिड के अमाउंट को कैंसिल आउट कर देगा और हमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल जाएगी और हमारी जो सॉइल है उसमें एसिड और बेस की अमाउंट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और वो बेस हम कौन सा यूज़ करते हैं सॉइल में, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्विक लाइम किसे बोलते हैं, तो आप लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड। और सेकंड जो हम बेस यूज़ करते हैं वो है स्लैग्ड लाइम, ठीक है। स्लैग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बेसिक है, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। ये कैसे है, ये बेस है, ये बेस है। अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो हमें इन बेस को ऐड करना है। अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो हम किसको ऐड करते हैं, एसिड को ऐड करेंगे, क्योंकि बेस अब ज़्यादा हुआ है। बेस ज़्यादा हो गया तो हमें किसको ऐड करना होगा, एसिड को ऐड करना होगा। तो वो एसिड कौन सा है, ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। और ये कंपोस्ट कौन सी होती है, एसिडिक इन नेचर, यानी कि इसका जो नेचर होता है वो एसिड होता है। जब हम कंपोस्ट को सॉइल में ऐड करेंगे तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, उसमें एसिड और बेस की अमाउंट क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सॉइल ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री यानी कि कोई भी इंडस्ट्री होती है, उनमें केमिकल्स वगैरह होते हैं और वो केमिकल्स में मोस्टली एसिड प्रेजेंट रहता है। अब उस एसिड को वो यूं ही थ्रो कर दे, मतलब यूं ही पानी में या ड्रेन आउट कर दे तो क्या होगा, हम जितने भी फिश या एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी, डेंजर आ जाएगा उनकी लाइफ में, है ना। तो उसको कम करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, मतलब ड्रेन आउट करने से पहले एसिड को, जो भी वाटर वेस्ट है उनका, एसिड वेस्ट है उनका, उसको ड्रेन आउट करने से पहले उसको बेस के साथ ट्रीट करना चाहिए। अगर उनकी फैक्ट्री में जो वेस्ट है वो कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिक की अमाउंट को कम करने के लिए उनको क्या ऐड करना चाहिए, ड्रेन आउट करने से पहले उनको क्या ऐड करना चाहिए, उस एसिड में बेस को ऐड करना चाहिए, ताकि उनका जो इफ़ेक्ट है, उस एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो कैसा हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए और किसी भी एक्वेटिक एनिमल को नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट्री वेस्ट भी हो गया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने अभी तक यही पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। मेन फोकस इस लेक्चर में हमारा क्या रहा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके डेली लाइफ में एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। तो मेन हमने यही पढ़ा है और ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।